गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 33 करेंगे। पिछले क्लास में हमने धातुओं और धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था और कुछ रासायनिक गुण भी पढ़े थे, जैसे कि धातुएं पानी के साथ यानी जल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करती हैं, किस तरह से उनका रिएक्शन होता है। आज हम लोग देखेंगे कि धातुएं किस तरह से अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में धातुओं के हम रासायनिक गुणों में आज धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया को देखेंगे कि अम्ल के साथ उनकी अभिक्रिया कैसे होती है। तो इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोग जब भी धातु और तनु अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे, तनु का मतलब होता है डाइल्यूट का मतलब होता है कि जिसमें कम मात्रा में अम्ल मौजूद रहता है, यानी पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी। तो धातु जब डाइल्यूट यानी तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हमेशा सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम HCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl होता है सॉल्ट यानी लवण, यानी एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी, सोडियम की रिएक्शन यदि HCl के साथ होगी तो NaCl बनेगा, जिंक की रिएक्शन अगर HCl के साथ होगी ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन वहीं जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 से रिएक्शन करती हैं, HNO3 से जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। उसका रीज़न ये है, उसका कारण क्या है कि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक क्या होता है? दूसरे को ऑक्सीकरण कर देता है। तो जब भी हाइड्रोजन निकलती है उसका ऑक्सीकरण करके उसको जल में बदल देता है, यानी पानी में बदल देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का ऑक्साइड। लेकिन मैग्नीशियम अतितनु HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। यानी इस केस में मैग्नीशियम और मैंगनीज Mg&Mn ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इसी तरीके से अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, इसको समझने के लिए पहले हमको सक्रियता को समझना पड़ेगा। सक्रियता समझ लेते हैं। धातुओं की सक्रियता क्या होती है? सक्रियता का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी धातु किसी के साथ, किसी अभिकर्मक के साथ किस तरह से या कितनी तेज़ी से उसकी क्रियाशीलता होती है। तो क्रियाशीलता का अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी ऊपर से अगर आप नीचे आओगे तो इनकी एक्टिविटी यानी इनकी सक्रियता घटती चली जाती है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये हैं इनकी सक्रियता का घटता हुआ क्रम। तो इनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम के आधार पर ही हम किसी भी रिएक्शन को बता सकते हैं कि ये रिएक्शन यानी अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 2 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं। एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट को डाला गया है जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है, और उसमें एक लोहे की कील डाल दी जाती है। कुछ समय पश्चात 1-2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर का यानी नीले कलर का जो कॉपर सल्फेट था, इसमें जब आयरन डाल देते हैं तो कुछ समय के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है और ये हल्का येलो कलर का हो जाता है, यानी बहुत हल्का पीले कलर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आयरन ने यानी Fe ने कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, इससे कॉपर को हटा देता है और उसकी जगह पे खुद आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को निकाल दिया और खुद उसकी जगह पे आके जुड़ जाता है। तो यहाँ जो बनता है कॉपर सल्फेट में आयरन चला जाता है, यानी आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर बाहर आ जाता है।
इसी तरीके से कॉपर में AgNO3 की यानी सिल्वर नाइट्रेट की होता है तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर बाहर आ जाता है। तो ये आया क्यों, इसको समझते हैं। आप यहाँ एक्टिविटी सीरीज में यानी सक्रियता श्रेणी में अगर आप देखेंगे कि आयरन कहाँ पे है, आयरन इस जगह पे है और कॉपर यहाँ पे है, तो जिसकी सक्रियता ज़्यादा हो यानी ऊपर वाली धातुओं की सक्रियता ज़्यादा है। अगर ऊपर वाली धातुओं की सक्रियता ज़्यादा है तो वो नीचे वाली धातुओं को उनके विलयनों से बाहर निकाल देगी, उनके विलयन में से उनको प्रतिस्थापित यानी डिस्प्लेस करके उनकी जगह पे खुद आके जुड़ जाएगी। जैसे इस आयरन जैसे Fe प्लस कॉपर सल्फेट के केस में क्या हुआ कि आयरन ने कॉपर को प्रतिस्थापित करके FeSO4 बना लिया और फिर यहाँ से कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी एक्टिविटी सीरीज में जो भी धातु ऊपर होगी यानी उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी तो कम क्रियाशील वाले को वो क्या करेगा, हटा देगा। अब कम क्रियाशील को हटा देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डिस्प्लेस कर देगा और उस रिएक्शन को भी आपने पिछले वर्कशीट में देखा होगा कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को प्रतिस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है यानी डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस। तो आप देख सकते हैं कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी उदाहरण है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप जो है ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़े होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी एक बार विस्थापन और द्विविस्थापन, दो तरीके का। अब अभ्यास के लिए जो प्रश्न है वो कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया धातु के मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आप बता सकते हैं जस्ते की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो जस्ता मतलब जिंक होता है, जिंक का ये रिएक्शन हो गया और अभिक्रिया धातु को मिलाने पर HCl मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती, इस वाले केस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्ट बन जाएगा। क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ अभिक्रिया करता है, कॉपर अभिक्रिया करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, कॉपर अभिक्रिया करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। ये है, ये वाली रिएक्शन थी, इसको देखना है। कॉपर सल्फेट विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया था, कुछ दिनों बाद लोहे के बर्तन में बहुत छेद हो गया, जो अभिक्रिया हुई उसका समीकरण लिखिए। कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के रखा गया था, लोहे के बर्तन में, तो लोहे के बर्तन में रखा गया था तो आपको अभी ये वाली रिएक्शन आप देखिए क्या बन जाता है। जो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हुई थी तो आयरन ने क्या किया था, कॉपर को धीरे धीरे निकाल दिया था। जब धीरे धीरे निकाल देगा तो कॉपर आयरन वहाँ से निकलता हुआ चला, आयरन कॉपर को निकालता चला जाएगा और आयरन में फिर यहाँ पे आयरन जाके जुड़ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला है, इसको आपको करना है, बुक में आपके NCERT की बुक में दिया गया है, वहाँ से आप देख के करिए इसको। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ये पूरा आपको बताना है सबसे अभिक्रियाशील कौन सी होगी, ये बुक में दिया हुआ है, इसको आप बुक से सॉल्व करेंगे। नहीं सॉल्व होगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।